हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग अर्थ पे जो रहते हैं वो अर्थ पे इस तरह से मतलब रहते कैसे हैं? इसके जो मतलब कि जो इतनी सारी हवाएं चलती हैं वो अर्थ एयर का लेयर किस प्रकार से बटा हुआ है? अर्थ पे जो सन की रेडिएशन आती है वो हार्मफुल रेडिएशन अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचती है? तो इस सब के पीछे जो कारण है वो एटमॉस्फेयर है। तो चलिए आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक, जो कि चैप्टर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। चैप्टर क्या नाम क्या है? एयर। चैप्टर 4 है ये, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का काम क्या है? और अर्थ सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। चूँकि ये अर्थ है और इसके चारों बगल जो है वो ब्लैंकेट ऑफ एयर की तरह काम करता है, एक एयर का ब्लैंकेट की तरह, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर भी फर्दर 5 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या हो सकता है? एटमॉस्फेयर रहने के कारण, एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इसका दिन में अगर डे की बात करें तो डे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी सनरेज के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ठीक है, और नाइट की बात करें तो इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा ना, कोल्डेस्ट जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को, और यही दोनों टेम्परेचर से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा हॉट ना हो बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, इसे बचाने के लिए हम लोग का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये जो है अर्थ पे हम लोग को रहने लायक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग को जो एयर मिलता है, जो ब्रेथ सांस लेते हैं, वो भी एयर से ही मिलता है। क्या चीज़ हम लोग सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये अभी बात की कि बहुत अगर दिन में अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो दिन में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट हो जाएगा और रात में बहुत फ्रोजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी। इसलिए हम लोग का जो है एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बात करें तो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का, और रेस्ट फिर 1% में आते हैं। रेस्ट 1% में आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। कारण क्या है ग्रीन हाउस कहने के पीछे? तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास जितने भी रेडिएशन आती है CO2 के पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ये अपने आप में ये इसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अपने में फंसा लिया, और ये फिर इसमें जब ये ट्रैप कर लेता है तो इसके कारण जो है अर्थ में रहने लायक हीट जो है वो बनता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यही CO2 का मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो गया, उसके कारण क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो गया, जिसके कारण हीट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा, स्नो जो है मेल्ट करने शुरू कर जाएंगे, जो ओशन का लेवल है कोस्टल एरियाज तक, वो ओशन का लेवल राइज कर जाएंगे, जिसके कारण कोस्टल इलाका जो है पानी में डूब सकता है, फ्लड आ सकता है वहाँ पे। ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग को CO2 को कंट्रोल में रखना होगा। मतलब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता है? पेड़। कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या है? 21% जो है 21% हमारा ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और अदर गैसेस में आ जाते हैं 1% में सारे अदर गैसेस। ठीक है, वन परसेंट में सारे अदर गैसेस। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हम लोगों को देखने मिलता है। कितना? 78%, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। हम लोग चूँकि सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हम लोग का जो लंग्स है उसको इस्तेमाल नहीं करता है, उसको उसी तरह से एक्सेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन नाइट्रोजन किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट को कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहते हैं वो रूट तक पहुंचाने की काम करते हैं नाइट्रोजन प्लांट्स को।
आगे बात करें, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन, ये तो हो चुका। उसके बाद फिर आगे बात करें, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दे ब्रेथ। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे, ये सारा कुछ देखें। अब आते हैं एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पे। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर में ये 5 लेयर में बटा हुआ है। सबसे जो पहले आता है अर्थ से तुरंत बाद, वो जो सबसे निचली परत है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ये जितने भी वेदर फेनोमेना वगैरह जो देखने को मिलता है वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। जितने बादल बनते हैं, बारिश होते हैं, ये कहाँ होता है, सब ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में अगर बात करें तो इक्वेटर पे इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, जबकि पोल के पास ये 10 से 12 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। एवरेज हाइट 12 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे एयरप्लेन वगैरह जो है फ्लाइट सारे चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो हम लोग को यही देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये रहा, ठीक है। यहाँ 12 किलोमीटर था एवरेज हाइट जो है, 12 किलोमीटर यहाँ ट्रोपोस्फेयर है। यहीं पे हम लोगों को सारा कुछ वेदर फेनोमेना वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आते हैं एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि 50 किलोमीटर तक चलेगा। उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक मिजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये लगभग इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। और इक्वेटर से अगर ये अर्थ रहा तो इक्वेटर पे जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पोल पे सबसे कम हाइट देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर का। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे जो है 12-13 से ऊपर चले जाए 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे जो है वो वर्टिकल विंड देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे एयरप्लेन वगैरह जो है, जेट वगैरह चलाना बहुत आसान हो जाता है, स्पीड अच्छा पकड़ता है, रेजिस्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, ओजोन लेयर भी यही देखने को मिला था। उसके बाद मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर की हाइट जो है 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। मेट्रोइड्स वगैरह जितने भी आते हैं वो ज़्यादातर जो है मिजोस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते बर्न हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की टेम्परेचर राइजेस वर्टिकली। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में इसके बाद अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यहीं से हम लोग को रेडियो वेव वगैरह जो ट्रांसमिशन है, जो रेडियो हम लोग बजाते हैं, वो रेडियो वेव जो है यहीं से आकर के टकरा के थर्मोस्फेयर में जो आइनोस्फेयर होता है, ठीक है, आइनोस्फेयर होता है, इसी से टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है, हम लोग का रेडियो वगैरह बजता है। रेडियो वेव्स यहीं से काम करती है। टेम्परेचर की बात करें तो थर्मोस्फेयर में अगर ये अर्थ रहा, ये रहा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम हाइट ऊपर चलते जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आते हैं तो हाइट के साथ जो है टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद मिजोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर घटता चला जाएगा और फिर एक्सोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। एक्सोस्फेयर में, ठीक है, एक्सोस्फेयर में बहुत थिन लेयर ऑफ एयर देखने को मिलता है। ये पूरा से स्पेस में जाकर के मिल जाता है। ये पार्ट 1 यही तक था, पार्ट 2 इसके बाद देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।